competency focused practice questions of grade 12 biology for the session 2024-2025. In this video, we'll discuss long answer questions of CFQ sheet provided by the council. So here's question number 59. An ecologist, David Tillman, proposed that in an ecosystem, the stability of a biological community depends on its species richness. जो स्टेबिलिटी है बायोलॉजिकल कम्युनिटी की उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, वो उस इकोसिस्टम की स्पीसीज रिचनेस पे डिपेंड होती है. सो पूछ क्या रहा है, हाउ वाज इट सपोर्टेड बाय पॉल एरलिक. कैसे पॉल एरलिक ने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया. तो पॉल एरलिक ने आपका रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था, और रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में पॉल एरलिक ने जो एरोप्लेन है उसको कंसीडर किया था, इक्विवेलेंट कंसीडर किया था इकोसिस्टम में, और जो रिवेट है उसको कंसीडर किया था स्पीसीज से. सो ये आपका पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको डायरेक्टली रीड कर लेते हैं. पॉल एरलिक proposed रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस टू सपोर्ट द असर्शन ऑफ डेविड टिलमैन. इन्होंने अपनी थ्योरी में एरोप्लेन को किसके कंपैरिजन में कंसीडर किया, इकोसिस्टम, और जो रिवेट से, जो नट बोल्ट से, उसको कंसीडर किया स्पीसीज के. और बोला कि जब जो पैसेंजर है धीरे धीरे स्टार्टिंग में जो उस पे रिवेट्स लगे हुए हैं उसको निकालना शुरू कर देंगे, तो स्टार्टिंग में तो सेफ्टी ऑफ फ्लाइट इफेक्ट नहीं होगी, बट जैसे ही में जो विंग्स के पास के रिवेट्स हैं उनको निकालना शुरू किया जाएगा, तब आपका जो सेफ्टी ऑफ फ्लाइट है वो इफेक्ट होगी. दैट मीन्स जो जब की स्टोन स्पीसीज, जो मेन स्पीसीज है, उस इकोसिस्टम से हटा दी जाएगी, तब वो इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी. सो रीड कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को. इफ every passenger starts popping a rivet initially, that may not affect the safety of the flight. जब हर एक पैसेंजर स्टार्टिंग में एक एक करके सारे नट बोल्ट को हटाता चला जाएगा, तो स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्लाइट में. अंदर भाई भले ही ना बैठ पा रहे हो, सही से सीट्स लूज हो गए. एंड द सेम वे इफ the removal of a species will lead to the extinction and loss of keystone species will then lead. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया गया, बट आपको पूरा ही मेंशन करना है कि जब लेटर ऑन, जब वो टाइम आ जाएगा कि जो विंग्स के आपके रिवेट्स हैं उनको हटाया जाएगा, तो फ्लाइट की सेफ्टी इफेक्ट होगी. सेम मैनर में जब मेन स्पीसीज को इकोसिस्टम से, जिसको हम लोग कीस्टोन स्पीसीज बोल रहे हैं, हटा दिया जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तब इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में डिस्टर्बेंस होगी. Next question, question number 60. The graph illustrates the concentration of biochemical oxygen demand in a various sample, including A, untreated sewage, B, secondary effluent, C, river water, and D, primary effluent. तो पहले हम लोग समझते हैं अनट्रीटेड सीवेज वाटर क्या होता है. जो बिल्कुल मतलब सीवेज वाटर ही है, उसको कोई भी प्यूरिफाई नहीं किया गया है. सेकेंड क्या दिया गया है, सेकेंडरी इफ्लुएंट. सेकेंडरी इफ्लुएंट क्या होता है, जो आपका सेकेंड नंबर में प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा फिजिकल, उसके बाद आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो डिस्चार्ज होगा उसको सेकेंडरी प्लांट बोलते हैं. और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट कब को बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे तो इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट कम होगा, तो ये ज्यादा प्योर होगा. उसके बाद रिवर वाटर है, और प्राइमरी इफ्लुएंट जो कि फिजिकल ट्रीटमेंट से मिलता है, फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मिलता है फिजिकली, तो अभी ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज्यादा है, तो ये इसकी बीओटी ज्यादा मिलेगी, और इसकी बीओटी एज कंपेयर टू सेकेंडरी की कम होगी प्राइमरी कंपैरिजन में. सो 3 सैंपल्स यहाँ पे A, B, C इस तरह से डेटा दिया गया है, और क्वेश्चंस को रीड करते हैं इसके. Which sample contains the highest level of pathogenic microbes? सबसे ज्यादा से pathogenic microbes कौन से सैंपल में होंगे, तो ऑब्वियसली जिसकी बीओडी ज्यादा होगी. बीओडी मींस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड इसमें ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की डिमांड इसलिए ज्यादा है कि उस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा है. ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा है, और उस ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी. तो जब कंटेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा पॉल्यूटेड है. ज्यादा पॉल्यूटेड है तो ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड है, तो बीओडी ज्यादा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके मोस्ट पॉल्यूटेड वाटर. तो यहाँ पे पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स हैं वो डी वाले में ज्यादा होंगे. सो आंसर इज डी. फिर नेक्स्ट है
नेम द सैंपल दैट कंटेन्स द लोएस्ट लेवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, जिसकी सबसे कम बीओडी होगी उसमें सबसे कम माइक्रोब्स होंगे, तो बी वाला है इसका ये आंसर बी। विच सैंपल कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू कामों के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं भाई, प्योर वाटर। और प्योर वाटर यहाँ पे मतलब जो इसकी बीओडी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा प्योर है, तो बी वालों को डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सो हियर इज द आंसर सैंपल डी सबसे ज्यादा पैथोजेनिक माइक्रोब, बी आपका सबसे कम है और सैंपल बी को ही यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 ए पार्ट, टेम वन क्लोनिंग वेक्टर दैट कॉजेस ट्यूमर इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ट्यूमर जो कॉज करता है वो टीआई प्लाज्मिड हमारे सिलेबस में है, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशिया से मिलता है। एंड अदर क्लोनिंग वेक्टर दैट कॉजेस कैंसर इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में जो वेक्टर कॉज कर रहा है वो कौन सा है आपका, रेट्रोवायरस, जो कैंसर कॉज करता है एनिमल सेल में। तो पहले वाले का आंसर है टीआई प्लाज्मिड, दूसरे का आंसर है रेट्रोवायरस। नेक्स्ट है इलेबोरेट ऑन हाउ बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव यूटिलाइज्ड दीस क्लोनिंग वेक्टर फॉर ह्यूमन बेनिफिट। ह्यूमन बेनिफिट के लिए कैसे उन्होंने इस क्लोनिंग वेक्टर को यूज किया। सी क्लोनिंग वेक्टर है, रेट्रोवायरसेस हैं, तो लगातार सेल क्या होती चली आएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो जो इसी में ये एबिलिटी होगी, जो सेल को आपने ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल के पास एबिलिटी है कि वो डिवाइड कंटिन्यूएशन में हो। बट इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जब हम उसको डिसार्म्ड कर देंगे। डिसार्म्ड वर्ड का मतलब होता है कि डिजीज कॉजिंग जीन को, विरुलेंट जीन, नॉट वायरस वाले जीन, इनको बोलते हैं डिजीज कॉजिंग, विरुलेंट जीन को, डिजीज कॉजिंग जीन को हम लोग रिमूव कर दें उस वेक्टर से, तब हम उसको बोलते हैं डिसार्म प्लाज्मिड। सो आंसर को रीड करते हैं यहाँ पे, क्लोनिंग वेक्टर टीआई प्लाज्मिड प्लांट्स में, जो कि एग्रोबैक्टीरियम से मिलता है, और एनिमल्स के केस में क्या था आपका रेट्रोवायरस, वेयर इट इज रिटन एग्रोवायरस हैज बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोन नो पैथोजेनिक प्लांट। हाँ हियर इट इज रेट्रोवायरस, जो कि आपका डिसार्म ऊपर वाले में एनिमल्स में दिया नहीं दिया गया है, वहां पे भी रेट्रोवायरस होगा, उसको क्या कर दिया जाए, डिसार्म कर दिया जाए। Are now used to deliver desirable gene to the animal cells, like in case of gene therapy, और उसका एस्केडिक एग्जाम्पल है। तो आंसर आप उसी पैटर्न में लिखिएगा जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लांट, ये जो आंसर है रेट्रोवायरस वाला, ये पहले वाले में जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा पैटर्न यहाँ पे डिफर है, आप डायरेक्टली हेडिंग डाल के लिखिएगा, प्लांट में टीआई प्लाज्मिड, एनिमल में, एनिमल सेल में रेट्रोवायरस, और यहाँ पे आप लिखोगे डिसार्म प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, द वेट ऑफ टोमेटो प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ एलील इन क्यूमुलेटिव मैनर। 3 पेयर ऑफ एलील्स आपका वेट कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पेयर क्या है, ए बी बी सी सी, सेम ए बी बी सी सी, मतलब कि एक करेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इसका आंसर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसमें कि एक करेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, और वो जो जीन्स हैं क्रोमोजोम पे, डिफरेंट क्रोमोजोम पे, या फिर उन क्रोमोजोम पे डिफरेंट डिफरेंट लोकस पे, तभी हम बोलेंगे वो डिफरेंट जीन है। अदरवाइज हम लोग अगर सेम लोकेशन पे होते हैं, सेम क्रोमोजोम में, एलिलिक क्रोमोजोम बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल टाइप ऑफ एलिलिक कॉम्बिनेशंस इन द गैमीट्स ऑफ अ टोमेटो प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर ऑल द 3 जीन्स। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरा थोड़ा सा वेरी कर रहा है, मैं एक बार और इसको चेक करूंगी गूगल पे, बट अभी मेरा जो इसका आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, बट आंसर के लिए इसका 8 दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो बोल रहा है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए फॉर ऑल द 3 जीन्स गैमीट्स में। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर ए के लिए बात करते हैं तो वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगी, फिर बी के लिए बात करेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी होगी, एंड सी वाले की बात करेंगे कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये कॉम्बिनेशन तो सिर्फ एक ही बन सकता है ना, तो मेरे लिए तो ये अभी एक आ रहा है आंसर। इसको फिर से मैं एक बार रिकंसिडर करूंगी आफ्टर दिस लेक्चर। सो व्हाट विल बी द टोटल टाइप्स ऑफ एलिलिक कॉम्बिनेशन इन द गैमीट, गैमीट में कितनी कॉम्बिनेशन मिल पाएगी हेट्रोजाइगस कंडीशन में फॉर ऑल द 3 जीन्स, मेरा तो एक ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है। नेक्स्ट बी पार्ट, What will be the weight of progeny plant obtained by crossing x and y? अगर x और y को क्रॉस करते हैं, ये पूरा होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमें ये पैटर्न मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। सो हमें पता है जब सारे के सारे डोमिनेंट फॉर्म में है तो 90 है, इसमें है तो इसमें देखिए कैपिटल वाला इसका जस्ट हाफ है, हाफ पार्ट है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो 90 ग्राम का हाफ कितना हो जाएगा वो, और इसमें स्मॉल ए, तो हम लोगों ने दोनों को पहले प्लस कर देना है 54 एंड डिवाइड करना है कितने से, 2 से, क्योंकि सिंगल सिंगल कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, सिंगल सिंगल कैपिटल स्मॉल ए, तो प्लस कर लेते हैं
144 डिवाइडेड बाय 2, 72 ग्राम वेट आएगा नेक्स्ट जनरेशन का। सो बी वाले का आंसर क्या है आपका 72 ग्राम। फर्स्ट वाले का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मेरा एक कॉम्बिनेशन आया बट यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, मुझे इसको एक बार फिर से देखना है। एंड बी वाले का आंसर आया है 90 प्लस 54 अब डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 72 ग्राम। लास्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेट ऑफ द टोमेटो प्लांट विद द जीनोटाइप। ये जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन है, तब प्लांट का वेट निकालना है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ठीक, हमें नहीं पता कि जो ये कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए वाला होमोजाइगस डोमिनेंट वाला और स्मॉल ए वाले में, कि सबका वेटेज इक्वल होगा। दैट मीन्स जो कैपिटल ए का वेटेज है वो कैपिटल बी के इक्वल होगा या कैपिटल सी के इक्वल होगा। मे बी कैपिटल ए का कम यहाँ पे पार्ट फॉर 20 ग्राम ही वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी वाला शायद 50 ग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, सी वाला अगेन 20 ग्राम। तो इन्होंने आंसर में क्या किया है कि सबको इक्वल ही कंसीडर कर लिया। तो डायरेक्टली अगर हमें सबका वेटेज निकालना है तो कितने जीन्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। तो एक का वेटेज कितना हो जाएगा 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 6, 6 1 सा 6 1 सा 6 5 सा, तो 50 ग्राम वेटेज मतलब कंट्रीब्यूशन है हर एक जीन का। सिमिलरली यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे, इन्होंने अगेन इक्वल इक्विवेलेंटी ले लिया, सबका इक्वल रख लिया है। 54 डिवाइडेड बाय 6, 6 9 सा 54, तो सबका कंट्रीब्यूशन कितना है 9 ग्राम है। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ए का कितना था 15, फिर ए का कितना है 15 प्लस बी का 9, स्मॉल बी का अगेन 9 प्लस 9 प्लस 9। सो इसको ऐड ऑन करेंगे, हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 66 ग्राम। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, this question I have already discussed in my previous video of CFQ, so now I am skipping this. Moving to next question, question number 64. You have obtained a sample of a DNA, एक sample of a DNA, and you synthesize mRNA from this DNA and purified it. आपने उस DNA से किसको सिंथेसाइज किया, mRNA को। DNA से, DNA के 2 स्ट्रैंड होंगे, DNA के स्ट्रैंड से क्या किस स्ट्रैंड को सिंथेसाइज किया, mRNA के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करा, ट्रांसक्राइब किया एंड उस mRNA को आइसोलेट कर लिया, मतलब कि प्यूरिफाई कर लिया। You then separate the 2 स्ट्रैंड, फिर दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर लिया एंड एनालाइज द बेस कंपोजिशन। उसमें जो ATGC या AUGC का कंपोजिशन है, क्योंकि AT के प्लेस पे क्या होता है U होता है इन केस ऑफ RNA, एंड ऑफ द mRNA, दोनों सबका आपका बेस कंपोजिशन को एनालाइज किया एंड जो डेटा मिला वो नीचे दिया गया है कि ए का कंपोनेंट स्ट्रैंड 1 में कितना है, G कितना है, C कितना है, T कितना है, और DNA में तो U होता ही नहीं है। सिमिलरली दूसरे स्ट्रैंड का कर लिया और फिर mRNA का भी कर लिया, और mRNA में T नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कौन सा डीएनए जो है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या फिर जो आपका किसकी तरह काम कर रहा है, सर्विंग एज अ टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस। आपको पता है कि जो एमआरएनए है यहाँ पे वो कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी होती है। तो आप देख रहे हो 16, 23, 28 और 22, ये वाला किसके बिल्कुल सिमिलर है, स्ट्रैंड 1 के सिमिलर है। तो जो रीड हुआ होगा स्ट्रैंड, वो कौन सा रीड हुआ होगा भाई, उल्टा वाला दूसरा पोलैरिटी का स्ट्रैंड रीड होता है, तो स्ट्रैंड 2 रीड हुआ है जो कि नॉन कोडिंग होगा, तब जाके ये वाला नीचे वाला स्ट्रैंड बन पाएगा कॉम्प्लीमेंट्री वाला। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड 1 एंड 2। एमआरएनए की पोलैरिटी हमेशा क्या होती है 5' to 3' डायरेक्शन। तो कोडिंग स्ट्रैंड की भी क्या होगी 5' to 3'। तो नॉन कोडिंग जो कि रीड हुआ है उसकी क्या होगी आपकी 3' to 5'। तो स्ट्रैंड 1 की है 5 to 3, स्ट्रैंड 2 की है 3 to 5। लास्ट क्वेश्चन, इफ यू आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस से अगर आपने जेनेटिक मटेरियल निकाला है, और रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए होता है। देन नेम द प्रोसेस दैट वुड बी कैरिड आउट टू ऑब्टेन द अबव डेटा। तो पहले वहां पे क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देन डीएनए से वो एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। रीड कर लेते हैं सारे आंसर्स को। पहला, डीएनए स्ट्रैंड 2 जो है वो आपका नॉन कोडिंग है, बिकॉज डीएनए स्ट्रैंड 1 और एमआरएनए बिल्कुल सेम है। डीएनए स्ट्रैंड 1 की पोलैरिटी 5 to 3 है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 5 to 3 लिखी है, और 2 वाले की क्या है 3 to 5 है, अगेन 3 to 5 ही है, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट,
Question number 65. Study the statement given below and classify them into the categories of narrow utilitarian, broad utilitarian and ethical reasons related with the conservation of biodiversity. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, तो बच्चे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, हमें ये वाले व्यूज लिखने हैं जो कि बुक में दिए गए हैं। 3 व्यूज यहाँ पे क्या है, नैरो यूटिलिटेरियन है, दूसरा है आपका ब्रॉड यूटिलिटेरियन एंड तीसरा है एथिकल। तो स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन है, कौन सा किसके अंडर में आ रहा है बस हमें वो कंसीडर करना है। तो पहले वाले को रीड करते हैं। सस्टेनेंस ऑफ ऑल स्पीसीज इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन ऑन अर्थ। यहाँ पे थोड़ा सा इसका एथिकल में ये दिया गया है, थर्ड वाले में ये मैन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो थर्ड एथिकल वाला ये बोलता है कि जो हम लोगों को ये जो सिर्फ अर्थ है वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है, सबके लिए, तो वो एथिकल रीजंस में आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला एथिकल रीजन है। सेकंड, वी ड्राइव, हमें क्योंकि इकोसिस्टम से बहुत सारी चीजें मिलती हैं इसलिए हमें उसको बचा के रखना चाहिए, तो ये तो आपका बेनिफिट वाला है, थोड़ा सा फायदे वाला है। तो ये आपको किसमें आएगा, नैरो यूटिलिटेरियन में, नैरो माइंडेड वाला व्यू होगा। और ब्रॉड वाले में क्या है आपका, प्लांट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्यूरिफाई करते हैं एयर को, सबके लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमें उनको बचा के रखना चाहिए। तो ये इकोनॉमिकल वाला है। दूसरा वाला हमें चीजें खाना मिल रहा है, प्यूरिफाई हो रही है एयर, एनवायरमेंट अच्छा मेंटेन है, ये किसमें आएगा, ब्रॉड में आएगा। और एथिकल वाले में क्या आएगा, ये जो वर्ड है, ये जो अर्थ है वो सारे स्पीसीज के लिए, सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है, तो ये एथिकल इश्यूज में आएगा। तो ए एथिकल है यहाँ पे आंसर में, बी नैरो यूटिलिटेरियन एंड सी ब्रॉड यूटिलिटेरियन। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रिलीजेस द पोलन ग्रेन्स इन 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल की स्टेज में रिलीज हो जाते हैं। मेजॉरिटी 60% प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाते हैं पोलन्स। तो राइट द फंक्शनल रोल ऑफ द 2 सेल्स। पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होती है, एक बिगर वन होती है, इस तरह से पोलन का स्ट्रक्चर है, एक स्मॉलर सेल होती है। बिगर वाले को कौन सी सेल बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल्स को बोलते हैं। जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल गैमीट्स बनाने में रोल प्ले करती है, और वेजिटेटिव सेल्स पोलन ट्यूब बनाने में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है, प्लांट नीड्स पॉलिनेटर्स टू हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स। यस, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। येट सम प्लांट्स रेडी टू ऑफर पोलन ग्रेन्स एज अ फूड टू देम। और कुछ प्लांट्स पोलन को, जो भी पोलिनेटर्स है उनको एज अ फूड सोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि भाई पोलन पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो देना, रिवॉर्ड देना होगा, तभी वो आपका काम करेंगे, तो वो एज अ पोलन रिवॉर्ड, फ्लोरल रिवॉर्ड काम करते हैं। तो इज आंसर स्मॉल सेल जनरेटिव सेल्स जो कि गैमीट प्रोड्यूस करेगी, लार्ज सेल्स जो कि नरिश करेगी जनरेटिव सेल को, एज वेल एज पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगी। एंड जो प्लांट्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो पोलिनेशन का जो इस तरह से वो क्या पे कर रहे हैं, प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अ लिंक बिटवीन 2 जनरेशन। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन क्या है, रिजल्ट करता है जाइगोट के फॉर्मेशन में, और जाइगोट किससे बनता है, जब वहां पे जो पेरेंट से, मेल और फीमेल साइड से, दोनों से गैमीट का कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। तो फर्टिलाइजेशन से ही आपका कनेक्टिंग लिंक है जनरेशंस के बीच में। नेक्स्ट, व्हाई इज फर्टिलाइजेशन जेनेटिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मेंटेन रहता है। तो फर्टिलाइजेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द सेम क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ स्पीसीज, या फर्टिलाइजेशन इंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम इन अ स्पीसीज। फर्टिलाइजेशन की वजह से ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहेगा, because half sets come from the male side and half set come from female sides of chromosome. Next, the diagram given below represent an immune response mechanism in a human body. आप देख रहे हो कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे दिया गया है, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये जो पर्टिकुलर सेल है इसने इनगल्फ करा है इस बैक्टीरिया को, अपने अंदर ले लिया और फिर डाइजेस्ट कर दिया क्या, और अपने अंदर खाने वाला जो इनगल्फिंग ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन है, पैथोजन है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। इनगल्फ कर लिया और अंदर डाइजेस्ट कर लिया। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, नेम एंड सिग्निफिकेंस इन द बॉडी। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड है। इट इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फेगोसाइटोसिस के थ्रू आ रहा है। डिफेंसिव मैकेनिज्म बचने के लिए है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो रहा है फेगोसाइटोसिस से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जहां पे आपका मेनली टी एंड बी सेल्स बन रही है, डेवलप हो रही है, मैच्योर हो रही है, वो आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, और जहां पे जिस साइड पे वो फाइट कर रही होती है एंटीजन से, वो आपका सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू होता है। इसको आप ऐसा समझिए, लाइक
हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कि दूसरे किले को कॉन्कर करने के लिए भी आक्रमण कर दिया जाता था, उसी जगह पे किले पे चढ़ते टाइम आक्रमण कर उसको इन्वेड करते टाइम लड़ाई बीच में करते चले जाते थे। बट पहले के जब आप महाभारत टाइम या रामायण टाइम देखोगे तो किले जो उनके राज्य था, साम्राज्य था, वो अपनी अपनी जगह पे होता था, ठीक है, और जो बैटल होता था वो बैटल फील्ड में होता था। सेम पैटर्न में आपकी आपकी बॉडी में भी सिस्टम है, क्या है, जो आपकी WBC जो लिम्फोसाइट्स हैं वो जहाँ पे प्लोरिफरेट बन रही है, मैच्योर हो रही है, तो प्राइमरी जगह पे, और एंटीजन के साथ वो जहाँ पे लड़ाई कर रही है, ठीक है, वहां पे उनको साथ फाइट कर रही हैं और तब रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो वो आपके कौन सा ऑर्गन होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, कि भैया दूसरे साइड पे जाके लड़ाएंगे, पूरी उस जगह पे तो है ही थोड़ा बहुत इन्फेक्शन, लेकिन वो किनारे ले जाके लड़ेंगे, तो वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, टिश्यू में। नेक्स्ट, why is no inoculum necessary when mixing cow dung and water for digestion in the biogas? क्योंकि भाई काउ डंग में ऑलरेडी मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, तो बाहर से आपको बैक्टीरिया देने की जरूरत नहीं होती है, माइक्रोब्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं। सो आंसर इज methanogens are present in cow dung, so there is no need to add inoculum. No need, inoculum means small amount of that bacteria किसी भी सैंपल में। Explain the role of microbe in this process. Microbes का role क्या है? Identify the condition under which they exhibit optimal effective activity and effectiveness. So breakdown of cellulose इसका role है, और कैसी condition होनी चाहिए? Anaerobic condition होनी चाहिए। Next, 70th A. What is the term for the plant resulting from introduction of cry A1B to prevent corn borer infestation? तो कॉर्न में लगने वाले कीड़ों को कॉर्न बोरर बोला गया है, तो उस क्रॉप का नाम क्या होगा? बीटी कॉर्न। बीटी कॉर्न, बीटी क्रॉप का नाम क्या हो गया? बीटी कॉर्न, क्योंकि कॉर्न बोरर के लिए है। नेक्स्ट, समराइज द एक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस जीन। बीटी कॉर्न क्या करेगा? जो इसमें बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, एक टॉक्सिन है जो कि किसके फॉर्म में है? क्रिस्टल फॉर्म में है, और जब ये कॉर्न बोरल इस टॉक्सिन को खा जाएंगे, हम इस तरह से बना देते हैं, ये इस टॉक्सिन इनके अंदर चला जाएगा, तो इनकी गट में, क्योंकि अल्कलाइन पीएच होता है, तो इनकी गट में क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा, होल होने की वजह से इंटरनल लीकेज होगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, या रीड कर लेते हैं आंसर को। बीटी कॉर्न बोलेंगे, फिर क्या है? ये जो क्राइवन AB टॉक्सिन जीन है, उनको उस क्रॉप को दिया गया है, वो क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। क्रिस्टल प्रोटीन जैसे ही आपका इंसेक्ट के अंदर जाएगा, उस क्योंकि वहां पे अल्कलाइन पीएच होता है उसकी गट में, तो वो सोलिबलाइज हो जाएगा। अभी क्रिस्टल फॉर्म में था, अब सोलिबलाइज हो गया। सोलिबलाइज होने के बाद उसकी गट में पोर्स क्रिएट करेगा, इंटरनल स्वेलिंग होगी, लिसिस होगी, और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द डायग्राम, आंसर द क्वेश्चन। ये डायग्राम को ऑब्जर्व करना और आंसर देना। तो ये डायग्राम में कहीं पे भी जो आंसर की में दिया गया है मेटास्टेसिस दिया गया है, बट यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है कि ये ब्लू वाला जो रीजन है वो कहीं पे और भी इन्वेड हो रहा हो। इसके मैंने और भी रिसर्च पेपर में डायग्राम्स चेक किए हैं, तो वहां पे जो ये वाली लाइन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो रप्चर हो गई। जब ये रप्चर हो गई, तब ये जो ब्लू वाली सेल्स है बाहर की तरफ आ गई, तब हम बोल सकते हैं मेटास्टेसिस। बट अभी तो सिर्फ इतने एरिया में, और कहीं पे ब्लू वाला एरिया यहीं कहीं पे भी नहीं शो किया गया है। तो अगर आप बेनिग्न ट्यूमर या फिर मेटास्टेसिस दोनों ही लिखते हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, बट आपको उसके आगे रीजन अपना लिखना होगा। कहीं पे भी आपको, अगर आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पे मेटास्टेसिस क्यों नहीं है या फिर मेलिग्नेंट क्यों नहीं है, तो आप अपने दोनों ही आंसर वहां पे लिखिएगा, लिख के आइएगा आंसर शीट में, और उन दोनों के आंसर अगर अच्छा मेलिग्न ट्यूमर आपने कंसीडर किया है तो उसका रीजन आप जरूर लिख के आइए, या बेनिग्न ट्यूमर आपने कंसीडर किया तो उसका रीजन अगर आप लिख के आओगे, तो जो भी आपका आंसर की में होगा वो उसको आपको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये मुझे अभी स्प्रेड होते हुए नहीं दिख रहा है किसी और एरिया में, तो मैंने इसको बेनिग्न दिया है, ट्यूमर लिख देंगे। और फिर उसके साथ ही साथ मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि आप मेलिग्न ट्यूमर भी लिखिए। ये मेलिग्न ट्यूमर तब होगा जब आपका ये सेल्स आपके दूसरे एरिया को इन्वेड करेगी। So identify the type of cellular proliferation given in the diagram according to answer की ही अभी हम जाएंगे। It is metastasis to metastasis refers to a migration of cancer cell from primary tumor to distant part of the body. Distant part तो मुझे दिख नहीं रहा है उस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट है name the disease associated with this type of cell division, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, malignant disease या फिर कैंसर। State one method for detection of the disease and treatment. तो एक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड है आपका? बहुत सारे हैं, बायोप्सी है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, पैप टेस्ट है, सर्वाइकल कैंसर को टेस्ट करने के लिए होता है, और ट्रीटमेंट के लिए क्या है? सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी भी है। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन नंबर 72 I have already discussed in my previous video, so I am skipping this question. Next, question number 73, ex gal
जो कि आपका also abbreviated at BCIG, is an organic compound consisting of galactose linked to a substitute indole. एक मतलब galactose है जो कि indole group से attached है. This compound was synthesized by John Horwitz and कोलेबोरेटर्स. तो ये स्टेटमेंट दिया गया. तो आपको आपने अपने सिलेबस में एक्सगेल का नाम तो पढ़ा ही है. अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ जाते हैं. नेम द मेथड दैट यूजेस द अबव कंपाउंड टू सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंट. भाई एक्सगेल वाला मीडियम से जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट वालों को सिलेक्ट करते हैं वो कौन सा होता है? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग ना. ये सैंपल पेपर आप देखिएगा, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मैंने एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है. सो इट इज नोन एज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग. ब्लू कलर जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो ब्लू दिखते हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट है वो व्हाइट है, क्योंकि उनके लैगजेड जीन के बीच में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो चुका होता है. On which principle is this method based on? It is based on insertional inactivation. Suppose ये आपका वेक्टर है, इसमें आपका यहाँ पे लैगजेड जीन है, लैगजेड जीन है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कोड करेगा. बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कोड करेगा, और ये जीन किसको डाइजेस्ट करेगा? एक्सगेल मीडियम में एक्सगेल को डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने का ब्लू कलर देगा. ठीक, तो ये तो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वेक्टर है. बट इसमें जब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है, तो अब लैगजेड क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा. और जब ये इनएक्टिवेट हो गया तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये एक्सगेल डाइजेस्ट नहीं होगा, तो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा. तो सारे के सारे बैक्टीरिया की जो कॉलोनी मिलेगी, जहाँ पे बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, वो किस कलर की मिलेगी? व्हाइट कलर की. तो ये किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल पे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. नेक्स्ट, which enzyme's presence is tested by using XPR in molecular biology is beta galactosidase. Here blue white method, यहाँ पे लिखा हुआ है insertion inactivation and beta galactosidase. So this is all about long answers type questions of CFQ.